Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. Today, we are going to cover a very important topic from examination point of view, that is globalization. So, we will be covering this topic in two parts. So, today and tomorrow's session is going to be about globalization, where the good thing is कि इन दो क्लासेस में we will try to cover the whole chapter, right? So 20 minutes and one chapter I will try to explain to you. ठीक है जी? तो मेन कोर कॉन्सेप्ट जो हैं हम इस चैप्टर के सारे कवर कर लेंगे. So before moving ahead, let me tell you, only less than 2 months are left now for your exams, right? So it's very important कि आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखने और एनालाइज करना स्टार्ट कर दें. उससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न समझने में मदद होगी और प्रैक्टिस तो साथ के साथ होगी ही. ठीक है जी? तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू टोटली कैन चेक इट आउट राइट नाउ. एंड इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारा कुछ मिल जाएगा. ठीक है जी? तो इसे एक बार आप चेकआउट ज़रूर करना. देन ग्लोबलाइजेशन होती क्या है? ग्लोबलाइजेशन जब दो देश, है ना, आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, ये सब करते हैं, मनी, दैट इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज. फ्री फ्लो होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ज़्यादा. एक दूसरे की ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए आपसी सहमति से हम अपने ट्रेड्स को बढ़ाते हैं. ठीक है? पूरे वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करते हैं. तो किस तरह की इंटीग्रेशन है ये? एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है. क्या सोशली कल्चरली भी इसका इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है. ठीक है जी? लेकिन जो शुरुआत है, जो मोटिव है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कनेक्शन. तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स increasing economic connection between the countries, free flow of goods and services and money and people across borders. ठीक है जी? बैरियर्स नहीं है, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्लेक्सिबल है इस माहौल. और एक तरीके से हमने अपनी मार्केट को बड़ा कर दिया है. पहले हम अपने घर पे ही बनाकर घर पे ही सामान बेचते थे, अब हम बड़ा कर देते हैं उसको. ठीक है जी? अब दूसरे देशों में भी जाकर सामान बेचते हैं, दूसरे देशों से सामान खरीदते भी हैं. क्या सिर्फ सामान खरीदते हैं? नहीं, ह्यूमंस नौकरी करने के लिए वहाँ भी जा सकते हैं ना. ह्यूमन रिसोर्स का एक्सचेंज हो सकता है और यहाँ पे भी आ सकते हैं, पढ़ने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं. ठीक है जी? तो when there is free flow of all these things, that is what globalization is. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने और एक डेफिनेशन दी है इसकी कि इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स. ठीक है? तो इट इज आइडेंटिकल टू व्हाट वी हैव रेड हियर. जस्ट वो वर्ड्स इधर कैपिटल बोल दिया है पैसे को, एंड लेबर फोर्स इज योर पीपल. तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट? ये बहुत पुराना है, 18th सेंचुरी, राइट? ये इतना पुराना है. तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है हमेशा से ही हमारे वर्ल्ड में चलती आ रही है. इट्स जस्ट दैट कि वर्ल्ड वॉर 1, है ना, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, इन सब चीज़ों के बाद जब देश थोड़े से फियरफुल हो गए अबाउट इंटरेक्टिंग विद अदर कंट्रीज, है ना, एवरी कंट्री वॉज फियरफुल कि नहीं यार, अब भी अगर करेंगे तो मतलब वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो चुकी है ना. इंडिया ने भी इतने टाइम ट्रेड से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इट एंडेड अप इन द मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, राइट? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सारी कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन से हट गई थी, उन्होंने ग्लोबल ट्रेड्स बंद कर दी थी. बट अगेन मिड 80s में OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने दोबारा से इस टर्म को पॉपुलर किया, दोबारा से बूस्ट करनी स्टार्ट करी ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और कंट्रीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुश करना स्टार्ट किया कि नहीं भाई ठीक है, बैड थिंग्स हैपन, लेकिन अब अगेन ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाओ, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करो, सो दैट द होल वर्ल्ड कैन गो अहेड, कैन मूव अहेड. इंडिया में कैसे हुआ ये? इंडिया वॉज ऑल्सो डीलिंग विद अ प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट. ठीक है जी? ट्विन डेफिसिट मतलब दो तरीके से हमारे जो फंड्स हैं कंट्री को चलाने के लिए वो बहुत लो हो गए थे. एक था बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि हमारे पास तेल खरीदने के पैसे ही नहीं बचे थे. ठीक है जी? ऑयल वी यूज टू इम्पोर्ट, लेकिन क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स नहीं थे तो हमारे पास उस इम्पोर्ट को पे करने के लिए फॉरेन करेंसी ही नहीं थी. तो हम ऑलमोस्ट उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पर हमारे फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो चुके थे. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट
के जो फंड्स होते हैं, है ना, फिस्कल जो अरेंजमेंट्स होती हैं, उसमें भी हम एक डेफिसिट फेस कर रहे थे, तो गवर्नमेंट के फंड्स वर ऑल्सो गोइंग डाउन, तो फिस्कल डेफिसिट की दिक्कत भी थी। एट द सेम टाइम 90s में जो पॉलिटिकल टर्मोइल था, है ना, बिटवीन पार्टीज एंड ऑल, तो उसकी वजह से ओवरऑल हमारी कंट्री की हालतें थोड़ी सी लो उस टाइम पर चल रही थी, एंड बाय थोड़ी आई मीन थोड़ी सी ज़्यादा लो। बट इस चीज़ से उभरने के लिए वी आस्क्ड फॉर अ लोन फ्रॉम आईएमएफ, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक तरह से बैंक है फॉर ऑल द कंट्रीज, और इन्होंने मदद तो करी, बट एट द सेम टाइम इन्होंने बोला कि हम आपकी जो इतनी मदद कर रहे हैं, आपको इसके अगेंस्ट एलपीजी पॉलिसीज अपनी कंट्री में लानी पड़ेंगी। एलपीजी पॉलिसीज अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट बनाना पड़ेगा। क्या थी एलपीजी पॉलिसीज? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन यहाँ से 91-92 में हमारी कंट्री में दोबारा से आई। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के? कि इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती हैं। क्यों चेंज होंगी? पहले मान लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं थी, या बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना। कंपनीज को, अगर फॉरेन बैंक्स को इंडिया में ऑपरेट करना है तो रिस्ट्रिक्शंस, है ना, कंपनीज को आना है तो दिक्कतें। तो कहने की बात ये है कि जब आप ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बने, जब हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बने, तो हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी चेंज लाना पड़ा, उनको मॉडिफाई करना पड़ा एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। प्रोडक्शन मेथड्स में चेंज लाए हम, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज देखने को मिला। तो ऑब्वियसली एक कल्चरल एक्सचेंज हो ही जाता है जब आप ट्रेड कर रहे हो, इकोनॉमिकली वो चीज़ स्टार्ट हुई है, बट एक्सचेंज ऑफ मैन, मटेरियल, सर्विसेज होने लग गया, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर में, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स में चेंज आते हैं, राइट। तो कंज्यूमर पैटर्न्स में चेंज हुआ, इसलिए प्रोडक्शन मेथड्स चेंज हुए उनकी उन न्यू रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए, और इंडियन कल्चर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट हो गई, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आने लग गई, इन्वेस्ट करने लग गई, विच लेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इंडिया का जीडीपी भी इससे इंक्रीज देखने को मिला, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हुई तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज हुए, है ना। तो इसलिए डोमेस्टिक, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारी कंट्री का, जीडीपी, उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। एक्सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, तो एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ बन गए, कि हम इंडिया में सामान बनाते थे एंड देन यूज टू सेल इट टू फॉरेन मार्केट्स। न्यू टेक्नोलॉजीज वर अडॉप्टेड एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करी गई। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ओवरऑल ये रहे कि एक तो हायर पर कैपिटा इनकम हो गई, सभी इंडिविजुअल्स कंपैरेटिवली दे स्टार्टेड अर्निंग अ लिटिल बेटर। ठीक है, पर कैपिटा, अब ये एक्चुअल लिटरल सेंस में मत ले लेना आप प्लीज़ कि सभी की इनकम्स इंक्रीज हो गई, बट इट वाज मोर लाइक कि पर कैपिटा इनकम, जो कि एक पैरामीटर होता है इकोनॉमिक्स का, टू कैलकुलेट हाउ मच डज अ पर्सन अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उस केस में दैट इज कॉल्ड, मतलब पर कैपिटा इनकम। तो ओवरऑल जो ऑन एन एवरेज, अगर इंडिया की पॉपुलेशन का मैं इनकम का लगाऊं कि कितना अर्न कर रहे हैं, उसमें एक इंक्रीज देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? बिकॉज बड़ी सिंपल सी बात है, जब फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं, है ना, बीपीओज और आपकी एमएनसीज, तो लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट के तरीके जो हैं उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से इनकम भी आ रही है, एंड हेंस द ओवरऑल एवरेज पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड। मोर चॉइसेस फॉर कंज्यूमर्स, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। पहले पिज़्ज़ा का हमें पता भी नहीं था, है ना, उसके बाद हमें पिज़्ज़ा का पता चला, लेकिन सिर्फ डोमिनोज था। देन वी हैड पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, लापिनोज एंड ऑल दोज। लापिनोज ऑल्दो इंडियन कंपनी है, बट यू गॉट द आइडिया, है ना। फास्ट फूड चेन्स केएफसी एंड ऑल कितनी खुल गई, तो कंज्यूमर के पास हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चॉइसेस जो हैं वो आने लगी। एंड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला। इंडियन स्पाइसेस, कॉटन, है ना, ये सब अगेन पूरे वर्ल्ड में यूज़ करी जाने लगी, मैंगोज, है ना। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में भी इंक्रीज आया। इंडिविजुअली एग्रीकल्चर, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें क्या इंक्रीज हुआ? उसमें एक तो फार्म मैकेनाइजेशन होने लग गई, यानी कि फार्मिंग के लिए मशीनरी का यूज़ जो है वो बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने देखा कि अच्छा, कुछ चीज़ें करने के आसान तरीके हैं, अगर हम मशीनरी की हेल्प लें तो वो जल्दी मोर एफिशिएंटली हो जाएंगे, है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए फार्म मैकेनाइजेशन हमारी कंट्री में हुई। कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि वो क्रॉप्स उगाना जो कि लार्ज स्केल पे रिक्वायर्ड है, और सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीजिंग के लिए, मतलब दिमाग में मोटिव ये है कि यार सिर्फ वो चीज़ें उगानी है जो कि प्रॉफिट इंक्रीज करें, राइट। तो फार्मर्स थोड़ा सा कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हुए, एंड कंपटीशन ग्लोबली विद इंडियन एग्रीकल्चरल
प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया, स्पाइसेस है ना, कॉटन एंड ऑल दैट। तो ये ग्लोबली हम कंपटीशन देने लगे अपने प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं दैट आई वांट यू टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमंग नेशंस। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर। ठीक है, तो आप यहाँ से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसे सिलेक्ट कर मुझे बताइए। नाउ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैब, लेट मी टेल यू कि आप edutap.in पर जाकर एक बार जो कोर्सेज हैं उन्हें चेकआउट कर सकते हो, बिकॉज कम टाइम में एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करने में आपको बहुत मदद करेंगे। इसमें आपको मास्टर कोर्स दिख जाएगा जब आप edutap.in पर जाकर जैब कोर्सेज सिलेक्ट करोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे, दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू गेट, अ मास्टर कोर्स, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी जो कि रिकॉर्डेड सेशंस हैं 15 से 20 मिनट के, और अपनी कन्वीनियंस पे आप कभी भी देख सकते हो। एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप ब्रोशर का इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से डिस्काउंट कूपन भी अवेल कर सकते हो। नाउ इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट को टारगेट करना है, आपको लगता है कि सिर्फ पीपीबी बहुत टफ है वो पढ़ना है, या सिर्फ एएफएम, आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से और आपको लगता है यार एएफएम हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एट द सेम टाइम वी हैव टेस्ट सीरीज एज वेल, कि अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। Right. So this is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.